आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि हम कल छोड़ दिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, है ना। देखो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको ना हम दो भाग में बांटना चाहेंगे। आज डिस्कस करेंगे हल्का सा, कल और डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब कि कल जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था हमारा टॉपिक का नाम क्या था कल का, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, है ना। वो छोटा सा था इसलिए हम जल्दी करवा दिए थे कल, तो वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, ये थोड़ा सा लंबा है। एनसीईआरटी में भी यदि आप पलट के देखेंगे तो लगभग ये 2-2.5 पेज का टॉपिक है ना। तो इसको समझाने के लिए हमको कम से कम 2 क्लास चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें ज्यादा है। जैसे कि इसमें जो हमारा 3 चीज पढ़ना है, हालांकि 3-4 चीज पढ़ना है, जिसमें से आपका फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है ना, फिर से आपका एक और है स्पीड भी है, फिर से टाइम पीरियड भी है ना। बहुत प्रकार की चीजों को पढ़ना है, तो उसको हम लोग कल करेंगे। उसके पहले जो छोटा सा आज क्लास है हम लोग कर लेते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखेंगे ध्यान से, और हर एक पॉइंट को देखिए और हर एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है, कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। इसको समझाने से पहले ना हम एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहेंगे पिछले क्लास का कुछ चीजें। जैसे पिछले वाले क्लास में हमने ये साउंड बॉक्स, पिछले वाले नहीं, पिछले वाले क्लास में हमने ये साउंड बॉक्स बनाया था, याद कीजिए। साउंड बॉक्स में ये जो साउंड अपना साउंड बॉक्स है ये बेसिकली आपका, तो ये जो भी साउंड क्रिएट कर रहा है इसके वजह से 2 रीजन बनता है, आपको मालूम है, रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। तो जहां पे पार्टिकल्स क्राउडेड होते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ कंप्रेशन कहते हैं। सिंपल सा बात, तो ये हो गया हमारा रीजन ऑफ कंप्रेशन यानी कि सी। और जहां पे पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं क्राउडेड, उसको क्या कहते हैं, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। ये आपको मालूम है, तो ये आर हो गया, ये फिर से सी और ये फिर से आर, कोई डाउट नहीं ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव टॉपिक में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो हम ये पढ़ेंगे कि ये तो आपका हो गया थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल जैसा कुछ, मतलब प्रैक्टिकल नहीं कह सकते हैं, इसको दिखाने का तरीका हो गया कि रीजन ऑफ कंप्रेशन कैसे बनता है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कैसे बनता है। लेकिन इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या हम एग्जाम में यदि आ जाए तो क्या हर बार ये साउंड बॉक्स बनाएंगे, इस प्रकार का रीजन बनाएंगे, नहीं। इसी चीज को ग्राफिकली बनाया जाता है इस प्रकार से, जो यहाँ पे दिख रहा है ना। मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक साउंड बॉक्स है, वो रीजन ऑफ कंप्रेशन बना रहा है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन बना रहा है, फिर रीजन ऑफ कंप्रेशन बना रहा है, फिर रीजन ऑफ रेयरफैक्शन बना रहा है। तो ये बार बार अलग अलग प्रकार के रीजन आपके बन रहे हैं ना। तो इसी चीज को हम बार बार इस प्रकार से नहीं दिखाएंगे, बल्कि अब हम आ जाएंगे ग्राफिकल मेथड पे। वो ग्राफिकल मेथड आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो क्या ये कंप्लीट ग्राफिकल मेथड है, नहीं। इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हमारा ज्यादा क्राउडेड वाला एरिया को क्या कहते हैं, कंप्रेशन। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा रीजन ऑफ कंप्रेशन कौन है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कौन है, ये फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो बस आज के क्लास का मकसद ये है कि यहाँ पे जो आप इस प्रकार से बनाते हैं, रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन दिखाते हैं, इसी को दिखाने का बस तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम लोग किस पे चल जाएंगे, ग्राफिकल मेथड पे चल जाएंगे, और वो किस प्रकार का दिखेगा, बस यही चीज है ना। और इसमें गहराई से हम लोग समझेंगे, देखिए ध्यान से। अब समझते हुए चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्रेशंस आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड। कितने को डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन हमारा कौन सा रीजन होता है, जहां पे पार्टिकल्स क्राउडेड होते हैं, यानी कि ज्यादा आपस में चिपके हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला, है ना। आगे टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। ग्राफ वाले मेथड में रीजन ऑफ कंप्रेशन कहां पे दिखाएंगे आप, अपर पार्ट में। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि रीजन ऑफ कंप्रेशन कौन सा है। जैसे ये ग्राफ है आपका, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, ये ग्राफ है, इसमें आपका रीजन ऑफ कंप्रेशन ये था और ये था, लेकिन इसमें रीजन ऑफ कंप्रेशन आपका होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि ये अपर पार्ट है, और यहां इसमें अपर पार्ट का ही बात किया है ना। देखो जो चीज आप यहां पे जानते हो ना, वही चीज आप इसमें भी जानने वाले हो, बस इसका तरीका चेंज हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड पे हम लोग चल जाएंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफ पे ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका रीजन ऑफ कंप्रेशन इस यहाँ पे बनता था, यहाँ पे रीजन ऑफ कंप्रेशन इस ग्राफ में
ऊपर वाले पोर्शन पे बनेगा। तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये सब क्या है, रीजन ऑफ कंप्रेशन है। कोई समस्या भी इसमें? तो क्या हम इसको रीजन ऑफ कंप्रेशन लिख सकते हैं? सी, सी और सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, यहां तक में यही बात कहा गया था। अब आगे बढ़ते हैं फिर। The peak represents the region of maximum compression। पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। पीक का मतलब चोटी, जो कि सबसे ऊपर होता है। तो इसमें, इसमें और इसमें इसका पीक का यदि बात करेगा तो पीक का मतलब क्या होगा? एकदम टॉप पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। ये क्या है? रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। मतलब कि इसके पीक पे ना पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है। बात समझ में आ रही है? जो चीज आप यहां पे जानते थे वही चीज आप यहां पे जानने वाले हैं, बस और कुछ भी इसमें नहीं है। बस इसमें आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि रीजन ऑफ कंप्रेशन कहां पे होता है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कहां पे होता है, वही चीज है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि ये जो आपको ग्राफ में ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा कौन सा रीजन होगा? रीजन ऑफ कंप्रेशन। और ये जो इसका पीक दिख रहा है सबसे ऊपर, ये चोटी वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे रीजन ऑफ कंप्रेशन जो मैक्सिमम होगा, यानी कि पार्टिकल्स ज्यादा क्राउडेड होंगे वहां पे। यहां तक कोई डाउट किसी को समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है 10 compressions are regions where density as well as pressure is high। अच्छा चलो उसको छोड़ दो, इसमें देखो आप रीजन ऑफ कंप्रेशन में बताओ, हमने यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल किया था, डेंसिटी भी और प्रेशर भी। याद कीजिए जब हम समझा रहे थे इस प्रकार का डायग्राम को बना के, यहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं, वो भी ज्यादा पार्टिकल्स आपस में क्राउडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? रीजन ऑफ कंप्रेशन वैसा रीजन होता है, वैसा एरिया होता है जहां पे डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पे जो हमारा ये रीजन ऑफ कंप्रेशन आपको दिख रहा है, ये कौन सा एरिया है? ऐसा एरिया है जिसमें कि पार्टिकल्स का डेंसिटी भी ज्यादा है और इसमें प्रेशर भी ज्यादा है। मतलब कि प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये सब आपस में चिपके हुए हैं। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। क्या इन तीनों में किसी को भी कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? देखो इसमें कुछ नया है क्या? बताओ तो जरा। कुछ नया नहीं है, जो आप इसमें जानते थे वही चीज तो इसमें भी है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज है कि नहीं? आप पहले से यह जानते थे कि रीजन ऑफ कंप्रेशन में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि क्राउडेड होता है, ये आप पहले से जानते थे। रीजन ऑफ कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा होता है, ये आप पहले से जानते थे। रीजन ऑफ कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा होता है, ये भी आप पहले से जानते थे। इसमें कुछ नया नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बात हो गया रीजन ऑफ कंप्रेशन का। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर अब तो यही वाला आने वाला है, वही चीज है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे, रेयरफैक्शंस आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट and represented by the valley that is the lower portion of the curve। मतलब कि यहां पे आपको दिख रहा है पार्टिकल लेस क्राउडेड है, इस रीजन को हम लोग क्या कह देंगे? रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कह देंगे। लेकिन यहां पे रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कौन सा होगा? इस कर्व का लोअर पार्ट, और उस लोअर पार्ट को आप वैली भी कह सकते हो। एक यहां पे टर्म इस्तेमाल हुआ है वैली, ये वाला टर्म वैली। देखो यहां पे ना याद रखना आप इस बात को, कहा गया, हाँ, रीजन ऑफ कंप्रेशन में जो टर्म इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पीक, यानी कि सबसे ऊपर, और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में जो टर्म इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है वैली, यानी कि सबसे नीचे। तो इस वाले ग्राफ में जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, ये कौन कौन सा रीजन है? रेयरफैक्शन है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं आर और यहां पे भी आर। कोई समस्या यहां तक समझने में? बड़ा सिंपल लग रहा है ना? है भी सिंपल ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दी वैली मतलब वो नीचे वाला का बात कर रहा है। दी वैली रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम रेयरफैक्शन। देखो यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन का बात होगा, रीजन ऑफ कंप्रेशन में मैक्सिमम कंप्रेशन का बात होगा, लेकिन रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में क्या बात होगा? मैक्सिमम रेयरफैक्शन। मैक्सिमम रेयरफैक्शन का मतलब पार्टिकल्स एकदम बहुत दूर फैले हुए हैं।
समझ में आ रही है बात? वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैली रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम रेयरफैक्शन। अच्छा, रेयरफैक्शन मैक्सिमम है, समझेगा ध्यान से, रेयरफैक्शन मैक्सिमम है, इसका मतलब कंप्रेशन क्या है? मिनिमम। नहीं समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से, यहाँ पे लिखा हुआ है द वैली रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम रेयरफैक्शन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसमें रेयरफैक्शन ना बहुत ज्यादा है, मतलब कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। रेयरफैक्शन मैक्सिमम है, इसका मतलब कंप्रेशन क्या होगा? मिनिमम, कम। सिंपल सा बात, चाहे आप ये बोलो चाहे ये बात बोलो, बात तो सेम ही है ना, वही चीज है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। 10 रेयरफैक्शंस आर रीजन्स वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज लो। तो रेयरफैक्शन वो रीजन होता है जहां पे कि डेंसिटी भी कम होता है, मतलब कि पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक नहीं होंगे, वो एक दूसरे से दूर हटे हुए होंगे, प्लस वहां पे प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर इतना कम है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। तो ये हमारा हो गया बात रेयरफैक्शन का। यहां तक तो कुछ भी नया आपको नहीं लगा, बस यहां तक आपको एक चीज नया जो सीखने को मिला वो ये कि ग्राफ में रीजन ऑफ कंप्रेशन ग्राफ के ऊपर वाले पोर्शन में होता है, और ग्राफ में रीजन ऑफ रेयरफैक्शन वो ग्राफ में नीचे वाले पोर्शन में होता है, बस, है ना। लेकिन अब नया चीज मिलेगा, अब नया चीज मिलेगा, वो क्या है वो देखिए जरा ध्यान से। अब है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? द पीक इज कॉल्ड द क्रस्ट ऑफ अ वेव। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? वेव, है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा? पूरा वेव हो गया। तो ये जो पीक हमारा है इसी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट, पीक को कहेंगे क्रस्ट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा हो गया क्या? क्रस्ट, CRAST, ये भी आपका क्रस्ट है, और ये भी आपका क्या है? क्रस्ट है, और ये भी आपका क्या है? क्रस्ट है। सिंपल सा बात, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है ट्रफ, TROUGS, याद रखिएगा। द वैली इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ अ वेव। तो जो वैली है हमारा, वैली मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रफ कहलाएगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया, आप कह सकते हो ये वाला पोर्शन ये आपका ट्रफ है। उसी प्रकार से ये वाला पोर्शन आपका ट्रफ है, और ये वाला भी पोर्शन आपका ट्रफ है। ये भी दोनों टर्म बड़ा सिंपल था, इसमें भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाता है हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? देखिए, हमको लगता है ना, आप ध्यान से समझिएगा ना इसको, मतलब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस। कंजिक्यूटिव कॉम्प्रेशन का मतलब होता है लगातार दो। जैसे कंजिक्यूटिव कॉम्प्रेशन का मतलब लगातार 2 3 4 इस प्रकार का। तो जो लगातार कंप्रेशन है, रीजन ऑफ कंप्रेशन जो लगातार है, उसको हम लोग कहेंगे कंजिक्यूटिव कंप्रेशन। जैसे यहाँ पे एक कंप्रेशन, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, ये लगातार है ना, बीच में कोई एक गैप है क्या? नहीं है। कोई छूटा है क्या? नहीं। यानी कि एक ये, फिर उसके बाद जस्ट ये, फिर उसके बाद जस्ट ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंजिक्यूटिव कंप्रेशन कहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक लगातार है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन, यानी कि कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझ में नहीं आया होगा? पढ़ के तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। इसमें कहा गया है दो कंप्रेशन के बीच का दूरी या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। बस इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला मिटा दिया, इसका कोई काम नहीं है, बस हम इसको समझाने के लिए वाला हम बनाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी चीज को बस हम ग्राफिकल मेथड में यहाँ पे उतार दिए हैं, और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, वेवलेंथ समझा रहे थे हम, है ना। यहाँ पे देखिए, दो कंप्रेशन का बात हुआ है ना, या फिर दो रेयरफैक्शन का बात हुआ है। तो एक हम ले लेते हैं ये वाला कंप्रेशन, और एक ले लेते हैं ये वाला कंप्रेशन। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है, उसी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, उसी को कहेंगे वेवलेंथ। तो ये हो गया आपका वेवलेंथ।
वेवलेंथ हो गया। उसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक का भी जो दूरी होगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ ही कहेंगे, है ना। अब इस ये तो हो गया हमारा रीजन ऑफ कंप्रेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं रीजन ऑफ रेयरफैक्शन के लिए। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। जैसे यहां से लेकर यहां तक हमारा दो रीजन ऑफ रेयरफैक्शन हो गया। याद रखिएगा हमेशा लगातार होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि लगातार। तो ये है, इसके बाद जस्ट ये है। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का दूरी भी हमारा क्या कहलाएगा, जल्दी बोलिए, क्या, वेवलेंथ कहलाएगा। तो इसको भी आप वेवलेंथ ही कहेंगे। हो गया। उसी प्रकार से यहां तक का भी दूरी हमारा वेवलेंथ कहलाएगा, है ना। चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। तो दो कंप्रेशन या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच का जो दूरी है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वेवलेंथ। सिंपल सा बात है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाला साइन देख लो, इसको हम लोग कहते हैं लैम्बडा, LAMBDA, लैम्बडा। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है लैम्बडा, याद रखिएगा इस बात को। तो ये जो आपको यहाँ पे वेवलेंथ दिख रहा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से, यानी कि ये लैम्बडा वाला, इस प्रकार से। हाँ लैम्बडा है, थोड़ा सा नाम बड़ी अजीब है लेकिन ठीक है, लैम्बडा हो गया। तो वेवलेंथ को तो बार बार आपको वेवलेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला साइन लिख दो, समझ जाएंगे सामने वाला कि हाँ ये वेवलेंथ का बात कर रहा है। तो ये लैम्बडा हमारा हो गया। आगे द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। अच्छा बताइए, यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है उसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, लेकिन है तो दूरी ही ना, यानी कि डिस्टेंस ही तो है। और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यही भी हमारा इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि वेवलेंथ का SI यूनिट मीटर होगा। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ एक प्रकार का क्या है, दो पॉइंट के बीच का दूरी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसीलिए वेवलेंथ का SI यूनिट भी मीटर होगा। कोई समस्या है ना समझने में। चलिए, अच्छा ये तो हो गया, चलो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। इसके बारे में ना थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीज बताते हैं आपको, है ना, जो कि आप जानते भी हैं, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे आपका रिवाइज करवा देना चाहते हैं एक बार। देखो यहां तक आपको ये मालूम चला गया कि चलो ये तो हमारा जो ऊपर में है रीजन, वो रीजन ऑफ कंप्रेशन है। अच्छा रीजन ऑफ कंप्रेशन है, इसका मतलब इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। रीजन ऑफ कंप्रेशन याद रखिएगा, ये जो आपको ये काला वाला लाइन दिख रहा है ना, इसके ऊपर रीजन ऑफ कंप्रेशन है। केवल रीजन ऑफ कंप्रेशन जो हम शब्द बोल रहे हैं, इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, जरा बताइए तो हमको एक दो लाइन में। आप कंक्लूजन क्या क्या निकाल पा रहे हैं रीजन ऑफ कंप्रेशन से। मतलब यदि किसी जगह पे रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है तो वहां पे आपको क्या क्या खासियत देखने को मिलता है, खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या क्या आपको नजर आता है वहां पे, जरा बताओ एक दो पॉइंट। बिल्कुल, डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज्यादा होगा, है ना, डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज्यादा होगा। और पार्टिकल्स जो है ना आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड का मतलब यहाँ पे है कि वेरी क्राउडेड, है ना। चलो, तो यदि आपके पास जगह है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस वाले रीजन में कि डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई, या फिर आर हाई। डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर बोथ आर हाई, इस वाले रीजन के लिए है। और उसी का उल्टा ये वाला रीजन हो जाएगा। इस वाले रीजन में हमारा क्या है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन है। और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में क्या होता है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में क्या होता है, डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर लो होता है ना। तो इसमें भी आप ये चीज लिख सकते हो। तो देखो एग्जाम में कैसे पूछता है ये वाला चीज ना, हम आपको बताते हैं। एग्जाम में आपको बेसिकली जो हम पहले बनाए थे ना, जो ये तो हम लोग अभी बाद में लिखे हैं, ये सब चीज तो हम अभी बाद में लिखे हैं, लेकिन पहले सिंपली क्या करेगा, ये डायग्राम आपके पास दे देगा। इसमें आपको ये कहेगा कि क्रस्ट कहाँ है, लोकेट करो, ट्रफ कहाँ है, लोकेट करो, वेवलेंथ किसको कहेंगे, लोकेट करो, वेवलेंथ का डिनोट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसका साइन लिखो, उसको क्या कहते हैं वो लिखो, लैम्बडा कहते हैं उसको, याद रखिएगा। ये जो आपको यहाँ पे साइन दिख रहा है ये वाला, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग LAMBDA लैम्बडा कहते हैं, LAMBDA लैम्बडा कहते हैं उसको। हो गया क्लियर। तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ऊपर वाला हमारा हो गया हाई डेंसिटी एज वेल हाई प्रेशर,
ये हो गया हमारा लो डेंसिटी एज वेल एज लो प्रेशर। अच्छा, फिर ये बीच वाला क्या है? फिर ये बीच वाला क्या है? बीच वाला मॉडरेट है, मतलब कि इसमें ना ही प्रेशर ज्यादा है ना ही प्रेशर कम है, ना ही डेंसिटी ज्यादा है ना ही डेंसिटी कम है, यानी कि ये बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मीडियम है एक तरीके से कह सकते हैं। कोई डाउट अब इसमें? समझ में आई है बात? चलो, अब इसका जो मेन पार्ट बच गया है, हालांकि याद रखिएगा बहुत इसमें नया नया टर्म हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें तो हम लगभग 3-4 टर्म आज इस्तेमाल किए हैं। पहला आप बोल सकते हैं क्रस्ट, उसके बाद ट्रफ, उसके बाद फिर आपका वेवलेंथ, और उसके बाद एक था ये हमारा लैम्डा। तो 4 वर्ड आज हम नया इस्तेमाल किए हैं। अगले वाले क्लास में हमारा कुछ और नया वर्ड मिलेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद फिर क्या है, एम्पलीट्यूड है ना, टाइम पीरियड है, फिर से टाइम पीरियड के बाद एक दो और मिल जाएगा, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब भी है ना। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम लोग आधा आज किए हैं, आधा कल करके इसको खत्म करेंगे। लेकिन याद रखना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।